नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग हमारी लक्ष्य की डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। आप जानते हैं कि लक्ष्य यूपीएससी पीटी 2022 स्टडी आईक्यू का इनिशिएटिव है, जहां पे हम लोग एस्पिरेंट्स की मदद कर रहे हैं। एक साल का करंट अफेयर्स डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने लक्ष्य, पॉलिटी, लक्ष्य, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सारी चीजें आपने देखी है। आज हम लोग लक्ष्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लासेस को एडवांस करने वाले हैं। देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले मैंने अपने लेक्चर 1 में बताया था कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सवाल पूछते हैं कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितने कितने लेवल पे पढ़ें या फिर कितनी कॉम्पिटेंस से हमें तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे छात्र होते हैं जो कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि पिछले 5 से 6 सालों में ऑन एन एवरेज 10 सवाल आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और ये जो सवाल होते हैं एसएनटी के मोस्टली करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होते हैं, और 10 सवाल आपका प्रीलिम्स मेक और ब्रेक कर सकते हैं। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स एक फिल्टरिंग स्टेज है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, और इस लक्ष्य का उद्देश्य यही है कि आप एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ें यहाँ पे और कॉन्फिडेंट बने, सक्षम बने, और जब आप अटेम्प्ट करें अपना प्रीलिम्स तो यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। यही हमारा उद्देश्य है, और आज हम लोग इसी उद्देश्य को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ मिशंस विच आर कनेक्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जो काफी चर्चा का विषय बने हुए। कुछ स्कीम्स को एक्सटेंशन मिली है, कुछ स्कीम्स को ज्यादा फंडिंग मिली है, कुछ मिशंस हैं जिसका काफी ज्यादा पोटेंशियल है, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट में है। तो हम लोग ये सारी चीजें जानेंगे इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, या फिर आप सोच रहे हैं कि तैयारी करना है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सर बहुत सिलेबस है, कैसे कवर करें? क्या दिल्ली में जाके प्रिपरेशन करनी होती है? मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा फीस होती है यूपीएससी तैयारी की कोर्सेज की। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड अर्ज यू टू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। इनफैक्ट चलिए हमारे वेबसाइट पे चलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं अबाउट द कोर्सेज दैट वी ऑफर। चलिए हमारी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है, गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन आवर कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। चलिए हमारे पहले टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं पेसर इनिशिएटिव के बारे में। पेसर इनिशिएटिव की एक्सटेंशन आई थी मार्च 2022 में। पेसर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं पेसर इनिशिएटिव के बारे में, उसकी एक्सटेंशन के बारे में। पेसर है क्या? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च स्कीम। तो हम लोग इस स्कीम के बारे में जानेंगे, इस स्कीम को एक्सटेंशन क्यों मिली है, इस स्कीम के क्या कंपोनेंट्स है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट लेट अस डीकंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि पेसर इनिशिएटिव, इस एक ही खबर से हम लोग बहुत सारी दूसरी चीजें जान सकते हैं पोटेंशियली, जिनके ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहले पेसर स्कीम है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री से रन करती है? इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग मल्टीपल स्कीम्स, मल्टीपल मिशंस देखने वाले हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस से जुड़े हुए। तो जब भी आप कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम पढ़े, तो कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। कौन सी मिनिस्ट्री उसे इंप्लीमेंट कर रही, कौन सी मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी या फिर कोई नोडल इंस्टीट्यूशन या फिर एजेंसी है क्या? अगर पेसर इनिशिएटिव की बात करें, कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कौन सी बॉडी है, कौन सी ऑटोनोमस बॉडी है जो इसकी नोडल एजेंसी है? क्योंकि ये प्रोग्राम है कनेक्टेड टू क्रायोस्फीयर रिसर्च, तो यहाँ पे टर्म क्रायोस्फीयर, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार क्रायोस्फीयर से जुड़े हुए भी सवाल आ सकते हैं डायरेक्टली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टर्म क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है, क्रायोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या क्या है?
साथ ही साथ पेसर स्कीम के क्या कंपोनेंट्स हैं, अगर हम लोग पेसर स्कीम की बात करें, क्या कोई दूसरी स्कीम्स भी हैं कुछ इसी तरह की या फिर इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे और वो भी काफी करंट अफेयर्स का भाग बने हुए। चलिए चर्चा करते हैं पेसर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पेसर स्कीम। खबर यह है कि पेसर स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड। पेसर स्कीम को एक्सटेंशन मिली है 2021 से 2026 तक, यानी कि अगले 5 सालों के लिए ये एक्सटेंड हो चुकी है। इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 12वें 5 ईयर प्लान, जो 12th 5 ईयर प्लान था उस समय पे 2012 से 2017 के बीच ये स्कीम शुरुआत हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? पोलार साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। इस स्कीम के कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। नाम से ही पता चल रहा है पोलार साइंस। पोलार मतलब अगर हम लोग अर्थ देखें, अर्थ का ये इक्वेटर है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो पोलार रीजन्स की रिसर्च, पोलार रीजन्स अनइनहेबिटेड है, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है, प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आपको बहुत सारा परमाफ्रॉस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिसर्च चलती है उसकी देखभाल करते हैं थ्रू द पेसर स्कीम, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इसके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। एक है अंटार्कटिक प्रोग्राम टुवर्ड्स द साउथ पोल, एक है इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, सदर्न ओशन प्रोग्राम यानी अंटार्कटिक के ऊपर बहुत ही जो कोल्ड ओशन है सदर्न ओशन, उसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं। इसके अलावा क्रायोस्फीयर और क्लाइमेट प्रोग्राम भी है। इसका 4 प्रोग्राम्स हैं, अंटार्कटिक प्रोग्राम, आर्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशन प्रोग्राम एंड द क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम। इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर एक इंस्टीट्यूशन है, आपको जानना है, नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो गोवा में आता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च कहाँ पे आता है? इट कम्स इन गोवा। ये भी सवाल आ सकता है कि NCPOR कहाँ पे है, या फिर रिलेट करने वाले सवाल होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए 2-3 इंस्टीट्यूट और उनके लोकेशन दिए गए, तो इनको आपको मैच करना है। कुछ इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया क्रायोस्फीयर, समझते हैं क्रायोस्फीयर क्या है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रायोस्फीयर। तो क्रायोस्फीयर है क्या? हमारे पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने चर्चा की थी क्रायोजेनिक्स के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि GSLV मेक 3 या फिर मार्क 3 में क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, 3rd स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज है, जहां पे मैंने आपको बताया था क्रायोजेनिक्स क्या होता है। क्रायोजेनिक्स मतलब जहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है। क्रायोजेनिक्स इन जनरल 153 डिग्री सेल्सियस की जो नीचे चीजें होती हैं, जो प्रोसेस होती है, उसको क्रायोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। और क्रायोस्फीयर भी उसी से कनेक्टेड है। क्रायोस्फीयर इज कनेक्टेड टू द सॉलिड फ्रोजन पार्ट्स ऑफ अर्थ, यानी कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। अब ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन होता है, जब भी देखिए क्रायोस्फीयर आ जाएगा तो हमारा दिमाग इमीडिएटली चला जाता है पोलर रीजन्स पे। ऑफ कोर्स पोलर रीजन्स तो है ही है, लेकिन क्रायोस्फीयर क्या है? क्रायोस्फीयर आर द एरियाज दैट आर स्नोई और आइसी फॉर एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द ईयर, जहां पे सब 0 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलेगा। अब क्रायोस्फीयर मतलब पोलर एरियाज तो बनेंगे, ऑफ कोर्स पोलर एरियाज बनेंगे, लेकिन सबकी धारणा ये होती है क्रायोस्फीयर मतलब पोलर रीजन। नहीं, क्रायोस्फीयर ऑफ कोर्स पोलर रीजन तो इंक्लूड करते ही हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे और भी एरियाज आते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स, आपकी आइस कैप्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गई, स्नो और परमाफ्रॉस्ट, एरियाज ऑफ स्नो एंड परमाफ्रॉस्ट। तो अगर आपको क्रायोस्फीयर को समझना है, क्रायोस्फीयर क्या होता है, ऑफ कोर्स पोलर रीजन, नॉर्दर्न पोल, सदर्न पोल, जहां पे आपको बहुत ज्यादा आइस मिलेंगे, ग्लेशियर्स मिलेंगे, ये तो है ही है। लेकिन जो पानी के नीचे परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट वो भी आपको क्रायोस्फीयर का पार्ट बन जाता है। जो ओशन है, सीस है, जो मरीन रीजन है, वहां पे अगर आइस सी है वो भी क्रायोस्फीयर का भाग बन जाते हैं। आइसबर्ग है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। आइस शेल्फ है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्रायोस्फीयर की डेफिनेशन काफी वाइड है। जो हमारी नॉर्मल धारणा होती है कि क्रायोस्फीयर का मतलब है पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स से भी ज्यादा एक्सटेंडेड है ये क्रायोस्फीयर। क्लियर? राइट। अब चलते हैं स्पेसर के ऊपर। पेसर की क्या कंपोनेंट्स है, पेसर का क्या उद्देश्य है? नाम से आपको पता चल रहा है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर। स्कीम का उद्देश्य है कि हम लोग पोलर रीजन के ऊपर रिसर्च करें, पोलर रीजन को और भी अच्छे से समझे। अर्थ का जो क्रायोस्फीयर है, नॉट जस्ट द पोलर रीजन्स बट द अदर रीजन्स आल्सो, उसको हम लोग स्टडी करें। इसीलिए सदर्न ओशन के ऊपर भी इनका एक कंपोनेंट है। इस पेसर स्कीम में टोटली 6 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट है कि हम लोग एक पोलर रिसर्च का वेसल बनाएं, और इसके लिए ऑलरेडी इनिशिएशन हो चुकी है। 2008-9 से ही NCPOR गोवा इस काम में लगा हुआ है कि एक पोलर रिसर्च के लिए हम लोग वेसल बनाएं।
इसके अलावा इस स्कीम का एक और उद्देश्य है कि हम लोग एक थर्ड रिसर्च बेस बनाएं अंटार्कटिका में। अब सवाल उठता है कि सर थर्ड रिसर्च बेस, क्या ऑलरेडी 2 बेसिस हैं? बिल्कुल 2 बेसिस हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। तो अंटार्कटिका में कौन से बेसिस हैं, ये भी सवाल बन सकता है, राइट? या फिर कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग बेसिस, राइट? आपको बेसिस के नाम दिए गए, उनके लोकेशन दिए गए, अंटार्कटिक या फिर आर्कटिक, आपको चूज करना है करेक्ट पेयर्स एक्सेट्रा। तीसरा इसका एक कंपोनेंट है, वो है साइंटिफिक एंडेवर्स टुवर्ड्स आर्कटिक, यानी कि आर्कटिक मतलब नदर्न पोल की तरफ जो भी ठंडे रीजन है वहां पे भी साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजते हैं। इसके अलावा पोलर एक्सपीडिशन जो जाते हैं अंटार्कटिक, हर साल इंडिया की पोलर एक्सपीडिशन शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट 40 एक्सपीडिशंस जा चुके हैं। तो एवरी ईयर देयर इज एन एक्सपीडिशन विच गोस, जिनका एक मैंडेट होता है कि पोलर रीजन में जाएं, कुछ रिसर्च करें। तो ये एक्सपीडिशंस की देखभाल भी होती है अंडर द पेसर स्कीम इटसेल्फ। इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ अ मैत्री स्टेशन, ये भी एक कंपोनेंट है, आपको ध्यान रखना ये। और सदर्न ओशन की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना, ये भी एक कंपोनेंट है। अब हम लोग जानते हैं ये मैत्री स्टेशन है क्या। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ये है साउथ पोल का जो टॉप डायग्राम है या फिर टॉप व्यू है। यहां पे आप 2 स्टेशन देख सकते हो, एक है मैत्री स्टेशन, एक है भारती स्टेशन, और ये दोनों आपको अंटार्कटिक रीजन में मिलेंगे। ये दोनों स्टेशंस की जो देखभाल होती है अगेन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इटसेल्फ। और ये जो मैत्री स्टेशन है, इस मैत्री स्टेशन की रिप्लेसमेंट करे, यानी कि मैत्री स्टेशन काफी पुराना हो चुका है। इनफैक्ट मैत्री से पहले दक्षिण गंगोत्री, यहीं पे स्टेशन था, मैत्री के बगल में ही एक दक्षिण गंगोत्री एक स्टेशन था, रिसर्च स्टेशन। 1980s में इसको डीकमीशन किया गया, उसके बाद मैत्री स्टेशन को बिल्ड किया गया, और मैत्री स्टेशन भी अभी काफी पुराना हो चुका है। इसको रिप्लेस करें या फिर इसी को रिनोवेट या फिर रिप्लेस करें, ऐसा एक कंपोनेंट है पेसर स्कीम का। इसके अलावा थोड़ा सा सदर्न साइड में आप जाओगे तो एक और अंटार्कटिक पे हमारा स्टेशन है जिसका नाम है भारती। तो आपको ध्यान देना है, अभी फिलहाल हमारे 2 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, वो है मैत्री और भारती, और एक और तीसरा बिल्ड करने का हमारा प्रोग्राम है, प्लान है, पेसर के अंडर ही। तो ये तो हो गई आपकी अंटार्कटिक की बातें, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड टू अंटार्कटिका, प्लीज रिमेंबर। जब हम लोग देखें आर्कटिक रीजन में भी हमारे पास कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं। प्लीज रिमेंबर, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अंटार्कटिक रीजन में 2 स्टेशन है, मैत्री और भारती। आर्कटिक रीजन में हमारा एक स्टेशन है हिमाद्री, राइट, हिमाद्री। प्लीज रिमेंबर, हिमाद्री आपको आता है इन दी आर्कटिक रीजन। और रिसेंटली कुछ ही सालों पहले हमारा एक और ऑब्जर्वेटरी बनाया, मैं नहीं कहूंगा कि ये एक स्टेशन है, बट ये एक ऑब्जर्वेटरी है, इंडिया आर्कटिक रिसर्च ऑब्जर्वेटरी। दिस हैज कम इन स्वालबार्ड इन नॉर्वे। ये एक इंड आर्क ऑब्जर्वेटरी, आपको ध्यान रखना है, INDERC ऑब्जर्वेटरी। तो हमारे टोटली 4 रिसर्च स्टेशन या फिर ऑब्जर्वेटरीज है। एक है मैत्री और भारती इन दी अंटार्कटिक, दूसरा है हिमाद्री एंड इंड आर्क ऑब्जर्वेटरी इन दी आर्कटिक रीजन। क्लियर? तो ये तो जानकारी थी पेसर स्कीम के बारे में। एक और मिशन चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ही, उसको भी एक्सटेंशन मिली है। दिस हैपेंड इन जून 2021। क्योंकि हम लोग एक साल का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया था डीप ओशन मिशन को। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये डीप ओशन मिशन है क्या। क्योंकि हम लोग डीप ओशन मिशन की बात कर रहे हैं, डीप ओशन मिशन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ अनदर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले डीप ओशन मिशन क्या है, क्योंकि डीप ओशन मिशन को अप्रूवल मिली है। इसका मिशन का एस्टिमेटेड कॉस्ट अगले 5 सालों के लिए 4000 करोड़ से भी ज्यादा बताया गया है। क्योंकि मोदी सरकार का एक पुश जा चुका है टुवर्ड्स द ब्लू इकोनॉमी, दिस मेक्स सेंस। डीप ओशन मिशन, इट डज मेक सेंस। अब ये डीप ओशन मिशन है क्या, इसके क्या कंपोनेंट्स? देखिए, डीप ओशन मिशन जिसकी अप्रूवल मिल चुकी है, 4000 करोड़ से भी ज्यादा इसको अभी फंडिंग जा चुकी है। इसके 6 कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट है इकोनॉमिक कंपोनेंट। इकोनॉमिक कंपोनेंट मतलब डीप सी माइनिंग करेंगे। डीप सी माइनिंग कैसे करेंगे? अंडर वाटर व्हीकल्स, अंडर वाटर रोबोटिक्स, अंडर वाटर वेसल्स बनाएंगे, जिससे हम डीप सी माइनिंग करेंगे। अब इस डीप सी माइनिंग से हम लोग निकालेंगे क्या? हमारा फोकस रहेगा ऑन डीप ओशन और डीप सी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, PMN, आपको ध्यान रखना है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। अब ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? हम जानते हैं कि अगर हम लोग ये देखिए, ये है इंडिया की अगर हम लोग कोस्टल रीजन देखिए, कोस्टल रीजन में हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये हमारा पानी है, और इस पानी में जो भी नीचे रिसोर्सेज रहेंगी वो भी हमारी रहेगी, राइट। वी डू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर आवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
तो वहां से हम लोग क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। अब ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स छोटे छोटे आलू की तरह या फिर पत्थर की तरह चीजें होती हैं, पत्थर ही समझ लीजिए, जो डीप ओशन के पत्थर होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, जिनसे हम लोग माइनिंग कर सकते हैं। क्या माइनिंग कर सकते हैं? मेटल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम। मेनली जो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ये आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड्स के रूप में होते हैं। इन्हें हम लोग ऊपर लेकर आकर इससे माइनिंग कर सकते हैं और हम लोग ये मेटल्स या फिर मिनरल्स हम लोग माइन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में से सबसे ज्यादा क्या निकल सकता है? मैंगनीज निकल सकता है। इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वाटर से, वहां पे सबसे ज्यादा मैंगनीज निकलता है, 92.6 मिलियन टन्स। ये हमारी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में से मैंगनीज निकालने का एस्टिमेशन। अब ये कहां से निकला है? देखिए, मैंने आपको बताया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे पास 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंटरनेशनल वाटर्स का, जहां पे हम लोग ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से एक्सक्लूसिव राइट्स ले सकते हैं फॉर एक्सप्लॉइटिंग द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। मैंगनीज हम लोग कर सकते हैं, निकल की हमारी कैपेबिलिटी है, कॉपर की है, कोबाल्ट की है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहला डीप ओशन मिशन का उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक उद्देश्य है कि हम लोग डीप सी माइनिंग करें। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, डीप ओशन मिशन का उद्देश्य ये भी है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को समझें और एडवाइजरी सर्विसेज डेवलप करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन बायो रिसोर्सेज, ये भी एक उद्देश्य है डीप ओशन मिशन का। डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन करें, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटेंशन ऑफ DOM। इसके अलावा हम लोग एनर्जी कैसे पैदा कर सकते हैं ओशन से, एनर्जी फ्रॉम द ओशन, एंड हाउ कैन वी गो फॉर ऑफशोर डिसैलिनेशन। ऑफशोर डिसैलिनेशन मतलब, देखिए हम जानते हैं कि ओशन का पानी, समुद्र का पानी खारा होता है, बट अगर हम लोग उसमें से नमक निकाल दे इट बिकम्स पोर्टेबल वाटर। तो डिसैलिनेशन भी कैसे करें ऑफशोर, ये भी डीप ओशन मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा फिशरी, क्रिल फिशरी, सस्टेनेबल क्रिल फिशरी फ्रॉम सदर्न ओशन, राइट। क्रिल एक प्रकार की फिश होती है, क्रिल फिशरी सदर्न ओशन से हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये भी एक उद्देश्य है डीप ओशन मिशन। तो ध्यान रखना है, डीप ओशन मिशन इज आवर इनिशिएटिव टुवर्ड्स प्रमोटिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी। ऑलराइट, और जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे मेन उद्देश्य है इकोनॉमिक उद्देश्य ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, आलू की तरह या फिर पत्थर की तरह चीजें होती हैं, सेडिमेंट्स होती हैं, जो डीप ओशन में हमें मिलती हैं, जिससे कि हम लोग माइनिंग कर सकते हैं इन सारे मिनरल्स की और मेटल्स की। और इंडिया के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। फ्यूचर ऑफ द माइनिंग पीपल टेल इज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इटसेल्फ, क्योंकि ये सस्टेनेबल भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल माइनिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती हैं, पोल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, रिहैबिलिटेशन करनी पड़ती है, रिहैबिलिटेशन या फिर रिमूवल ऑफ ट्राइबल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो डीप ओशन मिशन डज मेक सेंस, क्योंकि मिनरल्स और मेटल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, सस्टेनेबली हम लोग यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, राइट। अब डीप ओशन मिशन को एक्सटेंशन मिली है, तो इसका मतलब है कि डीप ओशन मिशन जिस किसी स्कीम का पार्ट बना है उसको भी एक्सटेंशन मिली हुई है। एक और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम चलती है, ओ स्मार्ट स्कीम, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी स्कीम, और इसको भी एक्सटेंशन मिली है। इस स्कीम की एक्सटेंशन कॉस्ट है अराउंड 2177 करोड़। तो चलिए बात करते हैं ओ स्मार्ट स्कीम क्या है, व्हाट इज दिस ओ स्मार्ट स्कीम। प्लीज रिमेंबर, ओ स्मार्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की ही स्कीम है। सो इसलिए मैंने डिस्कशन की शुरुआत में बताया था, आज हम लोग 3 प्रोग्राम्स या फिर मिशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेसर के बारे में बात की, फिर हम लोगों ने डीप ओशन मिशन के बारे में बात की। अब डीप ओशन मिशन जिस स्कीम का भाग है वो है ओ स्मार्ट। तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की है, प्लीज रिमेंबर। ओ स्मार्ट स्कीम में 7 सब स्कीम्स है। ओशन टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करें, ओशन मॉडलिंग एडवाइजरी सर्विसेज कैसे डेवलप करें, ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, ओशन की नॉन लिविंग रिसोर्सेज और लिविंग रिसोर्स को हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सस्टेनेबली, अगेन कोस्टल रिसर्च और मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च वेसल्स। तो ये 7 सब स्कीम्स हैं ओ स्मार्ट के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ओ स्मार्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जहां पे अलग अलग चीजें इंक्लूडेड है, एंड डीप ओशन मिशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ओ स्मार्ट स्कीम इटसेल्फ। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इज द एजेंसी, इज द नोडल मिनिस्ट्री, लेकिन इसके अंडर ओ स्मार्ट स्कीम की इंप्लीमेंटेशन 5 इंस्टीट्यूट्स के साथ है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी, इट इज बेस्ड इन चेन्नई।
एक है इनक्वा वी नो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यहीं से हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलती है, सुनामी एटसेट्रा, ऑल्सो हैदराबाद, इनक्वास, राइट। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR चेन्नई, एक है सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी कोची, एंड आई टोल्ड यू अबाउट NCPOR गोवा। तो इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कंसिडर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स कनेक्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो ये इंस्टीट्यूट और इनका जो हेडक्वार्टर्स है या फिर कहाँ लोकेटेड है, ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पेसर स्कीम कौन इंप्लीमेंट करता है? पेसर स्कीम इट बिलोंग्स टू नेशनल सेंटर फॉर ओशन रिसर्च, ओशन पोलर एंड ओशन रिसर्च। लेकिन ओ स्मार्ट स्कीम की जो इंस्टीट्यूट्स है वो 5 इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें ऑलरेडी NCPOR तो है ही, लेकिन उसके अलावा और 4 इंस्टीट्यूट्स है, ये आपको ध्यान रखना। अब रहा सवाल ओ स्मार्ट स्कीम में क्या क्या हम लोग करते हैं। मैंने आपको 7 कंपोनेंट्स बताए, तो यहाँ पे आप इनके प्रोग्राम्स जैसे कि मरीन लिविंग रिसोर्स प्रोग्राम है, कोस्टल रिसर्च के ऊपर ये लोग काम करते हैं, ओशन नेटवर्क बनाना चाहते हैं, एडवाइजरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ओशन मॉडलिंग, ओशन सर्विस, ओशन टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज इन ओशन कैसे हार्नेस करने हैं, लिविंग चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ें ओशन में से हम लोग कैसे इन चीज़ों को हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सस्टेनेबली, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी के ऊपर फोकस है। इसके अलावा मैन्ड एंड अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स भी डेवलप करने का एक स्कीम का उद्देश्य है। इसके अलावा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने बात की। डीप ओशन मिशन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ओ स्मार्ट स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ओशन मिशन। अब इस डीप ओशन मिशन को प्रमोट करने के लिए, ओ स्मार्ट स्कीम को प्रमोट करने के लिए हम लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम है मत्स्य 6000। इनफैक्ट मत्स्य 6000 भी न्यूज में है। तो अगर सवाल आ जाएगा, व्हाट इज मत्स्य 6000? इज इट अ सुपर कंप्यूटर? नो। व्हाट इज मत्स्य 6000? मत्स्य 6000 इज अंडर वाटर रिसर्च वेसल, यानी कि पानी के अंदर जाने वाला एक वेसल है। हम लोगों ने पहले बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि PSLV, GSLV जो स्पेस में हम लोग लॉन्च करते हैं, वैसे ही अंडर वाटर रिसर्च के लिए मत्स्य 6000 बिल्ड हो रहा है। एक इंडिजिनस सबमर्सिबल व्हीकल है। प्लीज रिमेंबर, ये कोई सबमरीन वगैरह नहीं है, छोटा सा वेसल है जो पानी के नीचे जा सकता है। 6000 मत्स्य 6000 का मतलब क्या है? 6000 मीटर तक नीचे जा सकता है। और इसकी जो डेवलपमेंट है, इट इज गोइंग एज पर प्लान विच हैज बीन टोल्ड बाय द NIOT डायरेक्टर। NIOT इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई में बेस्ड है। ये लोग मदद कर रहे हैं मत्स्य 6000 को बिल्ड करने में। तो क्या है ये मत्स्य 6000? चलिए इसके बारे में जानते हैं। सवाल ये भी बन सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मत्स्य 6000, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमर्सिबल वेसल। कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे। मत्स्य 6000 की कुछ फीचर्स है, उन स्टेटमेंट्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो थ्रू दिस फीचर्स। मत्स्य 6000 इंडिजिनसली डेवलप, यानी कि इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। 3 लोगों को ये लेकर जा सकते हैं। कुछ इस तरह का ये डिवाइस है या फिर कुछ इस तरह की ये सबमर्सिबल वेसल है जहां पे 3 लोग इसके अंदर रह सकते हैं। 3 लोग इसके अंदर पानी के नीचे जाएंगे, 6000 मीटर तक ये लोग जा सकते हैं। और ये डेवलप किया जा रहा है, ऑफकोर्स मैंने आपको बताया NIOT के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस तो है ही, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इट इज लीडिंग द वे। It is building this Matsya 6000 for a project called as Samudrayan. This is also called as Samudrayan. जैसे कि मैंने आपको बताया, मत्स्य 6000 क्या है? मत्स्य 6000 मैंड, जिसमें हम लोग 3 लोगों को भेज सकते हैं। सबमर्सिबल होगा, इसकी बॉडी रहेगी टाइटेनियम एलॉय की, और एक स्पेरिकल ये वेसल बन रहा है। स्पेरिकल वेसल मैंने आपको पिक्चर दिखाई, स्पेरिकल वेसल है। इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस बाय द NIOT फॉर द डीप ओशन मिशन, यानी कि लोग इसके अंदर जाएंगे, ओशन के अंदर रिसर्च करेंगे, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी ले आ सकते हैं, माइनिंग करने के लिए भी काफी मदद करेगा। 2024 तक इसका लॉन्च होने वाला है समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए। अब इसकी क्या फीचर्स है देखिए, ये बताया जा रहा है कि इसकी ऑपरेशनल एंड्योरेंस है 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे पानी के नीचे रह सकती है। और अगर इमरजेंसी केसेस हो वहां पे 96 आवर्स तक डीप ओशन एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन लाइक पॉलीमेटेलिक नोड्यूल सर्च, गैस हाइड्रेट सर्च करेंगे, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड कोबाल्ट डिपॉजिट्स को सर्च कर सकते हैं। कितनी डेप्थ पे? 1000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक, यानी कि पानी के नीचे 6 किलोमीटर तक ये वेसल जा सकता है। तो ये हम लोग बिल्ड कर रहे हैं
मत्स्य 6000 2024 में ये लॉन्च हो जाएगा। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट सम स्कीम्स एंड सम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। प्लीज रिमेंबर अबाउट द पेसर स्कीम, दी ओस्मार्ट स्कीम के अंडर है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन का एक और डीप ओशन मिशन को प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग बिल्ड कर रहे हैं मत्स्य 6000। हर एक टॉपिक एक पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकता है, जिसके ऊपर स्टेटमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं, कौन इसकी नोडल एजेंसी है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है, मत्स्य 6000 की फीचर्स क्या है, इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज डिस्कशन वाज कनेक्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। आई होप कि आप इन स्कीम से जो भी सवाल आएंगे उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इन प्रीलिम्स एज एंड वेल दे कैन। That is it right now in this particular session of Laksh. Till we meet next time, do prepare very well, stick to your schedule, and do have confidence in yourself. Thank you for watching this video. Jai Hind.